हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम कवर करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। 2022 में ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था चीन में। ब्रिक्स 5 देशों का एक संगठन है जिसमें शामिल हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। 2009 में इसका पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रशिया में, और 2010 में इस संगठन में शामिल हुआ था साउथ अफ्रीका। ये जो ब्रिक्स देशों के संगठन को R5 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो पांचों देश हैं इनकी जो मुद्रा है वो R से शुरू होती है। जैसे ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल, रशिया की है रूबल, भारत की है रुपया, चाइना की है रैनमिनबी और साउथ अफ्रीका की है रैंड। इन पांचों ब्रिक्स देशों का एक बैंक है। पांचों देशों के द्वारा एक बैंक की स्थापना की गई थी जिसका नाम रखा गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को, और इसने कार्य करना शुरू किया था 2015 से। इसके जो पहले अध्यक्ष थे इस बैंक के, वो थे भारत के KB कामत। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई, चाइना में। हाल ही में घोषणा हुई है कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका कार्यालय भारत में खुलेगा, भारत के गिफ्ट सिटी में, जिसको इसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का कार्यालय खुलेगा। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें जो इन 5 देशों के अलावा 4 अन्य सदस्य देश भी शामिल हुए हैं, जिनका जो देश शामिल हुए वो हैं बांग्लादेश, मिस्र, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। ये 4 देश भी इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं। तो अब इस बैंक में जो देशों की संख्या है वो अब 9 हो गई है। और जो ब्रिक्स देशों का जो 13वां शिखर सम्मेलन था, भारत में इसका आयोजन हुआ था 2021 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया है? तो यह अभियान है ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार ने एयर इंडिया की मदद से और भारतीय वायुसेना की मदद से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए इन दोनों की मदद ली है। भारतीय वायुसेना का जो विमान है C-17, इसके माध्यम से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत लाया जा रहा है। ये काफ़ी बड़े होते हैं ये विमान, इसमें 400 यात्रियों की बैठने की क्षमता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला कचरा पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा दिल्ली में। कचरा जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इनको एकत्रित किया जाएगा। इनको इकट्ठा करने के लिए 12 जोन में कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। इनको एकत्रित करके इनका पर्यावरण के अनुकूल इनका निपटान किया जाएगा, और ताकि पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी ने इसकी जानकारी दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये हैं माधवीपुरी बुच, जिन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। इनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होगा। सेबी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस बैंक ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? तो यह बैंक है बैंक ऑफ पुणे, और इसका जो हेडक्वार्टर है पुणे में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने भारत में प्ले स्टोर में प्ले पास शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है गूगल। प्ले पास ये जो एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है, इसका फ़ायदा डेवलपर्स को होगा।
इसके माध्यम से 1000 ऐप और गेम्स को बिना किसी विज्ञापन के प्रस्तुत किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोंकण क्षेत्र में उद्यमिता और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो कोंकण क्षेत्र है सिंधुदुर्ग, यहाँ पर एक प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की जाएगी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए। कोंकण क्षेत्र जो है वो भारत के जो पश्चिमी समुद्र तट का क्षेत्र है, जो कि महाराष्ट्र से गोवा तक के जो क्षेत्र हैं समुद्र तट के, उन क्षेत्रों को कहा जाता है कोंकण क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने घोषणा की है कि यहाँ पे एक टेक्निकल सेंटर खोला जाएगा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो वे ओडिशा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे और 2 बार मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं। वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस हवाई अड्डे को पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त है? तो यह है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि केरल में है। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रपुरम। यहाँ के गवर्नर हैं पिनराई विजयन और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कब से कब तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इनके द्वारा यह महिला एवं बाल विकास अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह की शुरुआत की गई दिल्ली के विज्ञान भवन से। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह है इसकी थीम रखी गई है कल की महिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा और 2022 में इसकी थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो इसकी थीम है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आधिकारिक तौर पर इसको मनाने की घोषणा हुई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 8 मार्च 1975 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रूस में वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता है? तो ये हैं सादिया तारिक, जो कि 15 साल की हैं और जम्मू कश्मीर की रहने वाली, इन्होंने स्वर्ण जीता है। ये जो वुशु स्टार चैंपियनशिप हुई थी रूस के मॉस्को में आयोजित हुई थी। ये जो वुशु खेल है यह जो है चीन का एक मार्शल आर्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट जो है एक कोड है जिसका इस्तेमाल इंटरनेशनल बैंकिंग में होता है। यदि आपको किसी विदेशी बैंक में पैसा जमा करना है, वहाँ से मंगाना है, तो स्विफ्ट कोड की मदद से पता लगाया जाता है कि आपने किस देश की किस बैंक की किस शाखा में पैसा ट्रांसफ़र किया है या मंगाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय जो है केन्या नैरोबी में है। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। इसका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली इसकी जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक शासी निकाय है जिसका कार्य होता है पर्यावरण से संबंधित कानून बनाना। इसकी 2 वर्ष में एक बार एक बैठक होती है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए कानून बनाने का कार्य करती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली की हाल ही में एक बैठक हुई जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कानून बनाने के लिए निर्णय लिया गया है और यह कानून जो है 2024 में बन जाएगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का जो गठन है जून 2012 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं केन्या नैरोबी के जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री एस्पेन बर्थ इसके अध्यक्ष हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो उनकी आत्मकथा है उगलिल ओरुवन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वन अमंग यू। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, जिनकी ये आत्मकथा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पैरा तीरंदाज विश्व चैंपियनशिप में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये जीता है पूजा जात्यान ने, जो कि हरियाणा की है। और ये जो तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप है, इसका आयोजन दुबई में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया गया है? तो ये मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये जो भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान है, ये शुरू किया गया है क्योंकि ये जो एक भाषा संगम ऐप है, इसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय का ही ये ऐप है। इस ऐप को बढ़ावा देने के लिए ये भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी शुरू किया गया है। इस ऐप के माध्यम से देशवासी भारतीय 22 भारतीय भाषाओं को सीख सकते हैं। यहाँ पर इस ऐप पर एक क्विज़ का आयोजन किया गया है। आपको कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसको क्विज़ को देना है। उस क्विज़ का जब रिजल्ट आएगा तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के साथ आपको एक सेल्फी अपलोड करनी है, हैशटैग भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी के नाम से। तो ये अभियान है। इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसकी शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने के लिए ये सारे अभियान की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 5 मार्च 2017 को, और 2022 में इसका 17वां राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 17वां स्थापना दिवस है। और ये जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और जिसकी मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने राष्ट्रपति भवन प्रांगण में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है? तो ये हैं भारत के राष्ट्रपति 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इन्होंने ही राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। ये जो वन है राष्ट्रपति भवन के 6.6 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है। इस वन में 215 जड़ी बूटी औषधि पौधे उगाए जाएंगे। ये जो वन है योग मुद्रा में बैठे हुए एक व्यक्ति की आकृति के समान ये वन बनाया गया है, और ये राष्ट्रपति भवन का पहला योग वन है। राष्ट्रपति भवन जो है, राष्ट्रपति भवन की बात करें तो ये रायसीना हिल्स पहाड़ी पर स्थित है। भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है ये जो बनना शुरू हुआ था 1912 में ये बनना शुरू हुआ था, और 1929 में बनकर तैयार हुआ था, यानी कि 17 वर्षों में ये बनकर तैयार हुआ था। इसके जो आर्किटेक्चर थे वो थे एडविड लुटियंस ने इसको डिज़ाइन किया था। राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जन औषधि केंद्रों को देश भर में बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2022 तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है? तो ये जो मंत्रालय है वो है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इसके द्वारा जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है, और इसके मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना जन औषधि केंद्रों को बढ़ावा देना, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और अच्छी गुणवत्ता की जेनरिक दवाओं को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो जन औषधि दिवस है वह 7 मार्च को मनाया जाता है, और 2022 में इसकी थीम है जन औषधि जन उपयोगी। भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में 8,600 जन औषधि केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं लोगों को। और भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2025 तक 10,500 जन औषधि केंद्रों की शुरुआत
की स्थापना करना है ताकि सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।